नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली का छावला इलाका और दिल्ली के छावला इलाका में फायरिंग हुई है। फायरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। एक वर्कशॉप पर गोली चलाते दिखे बदमाश। फायरिंग में नंदू गैंग का हाथ बताया जा रहा है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये नंदू गैंग जिसका हाथ है इस फायरिंग के पीछे। छावनी इलाके में ये फायरिंग वर्कशॉप पर गोली चलाते हुए बदमाश दिख रहे हैं। ये सीसीटीवी की तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से गिनती भी इनकी दिखा रहे हैं हम आपको। 1 2 3 ये बदमाश वर्कशॉप के मालिक से रंगदारी मांगी गई थी। ये जानकारी मिल रही है कि वर्कशॉप के मालिक से रंगदारी मांगी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बदमाशों ने कल 2 जगह फायरिंग की थी। तो दिल्ली के पश्चिम बिहार में और छावला में 2 जगह रंगदारी को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं या ये कह सकते हैं आपकी दावा कर रहे हैं, दोनों ही वारदात के पीछे गैंग एक ही है और नाम है गैंग का नंदू गैंग। नंदू गैंग का सरगना कपिल सांगवान उर्फ नंदू है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और विदेश से अपने गैंग को चलाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के छावला इलाके में मौजूद हैं। पश्चिम बिहार में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद जो बदमाश थे वो यहाँ छावला इलाके में पहुंचे। जो मेरे पीछे आप एक वर्कशॉप देख रहे हैं, बदमाश यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर 5 राउंड फायरिंग की और यहाँ से फरार हो गए। दरअसल पुलिस के मुताबिक एक बाइक पर सवार 3 बदमाश यहाँ पर पहुंचते हैं। एक जो बदमाश था वो यहीं बाहर बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहता है, जबकि 2 बदमाश जो थे वो अंदर दाखिल होते हैं। अंदर 2 डेंटर काम कर रहे थे और बदमाशों ने बिना किसी से बात किए एक ऑल्टो कार पर 5 राउंड फायरिंग की और बाइक पर बैठकर यहां से फरार हो गए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की जो वारदात है वो राजधानी दिल्ली में हुई है। इससे पहले भी सोमवार को नांगलोई इलाके में एक प्लाईवुड के शोरूम को बदमाशों ने निशाना बनाया और उसके बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की। लगातार इस तरीके की वारदातें राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। हालांकि उस नांगलोई वाली और अलीपुर वाली वारदात में पुलिस ने आरोपियों को जरूर पकड़ लिया है, लेकिन इस वारदात में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार जो रंगदारी की वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक दिल्ली के व्यापारी जो हैं वो खौफ के साए में जीते रहेंगे। तो आइए ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, किस तरीके से दहशत की पूरी कहानी सीसीटीवी में कैद हुई है। ये सीसीटीवी की तस्वीरें आपके सामने हैं। बदमाश 3 एक ही बाइक पर सवार होकर पहुंचे वर्कशॉप के बाहर और वहां पर फायरिंग कर दी। यही वो सीसीटीवी का फुटेज है और इसी के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। नाम सामने आ रहा है नंदू गैंग का। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वरुण से, ये 2 घटनाएं दिल्ली को जिसने दहलाया, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या अभी तक पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है? पूछताछ की जा रही है किसी से? किसी की गिरफ्तारी की यहां पर कोई संभावना बनती हुई नजर आ रही है? क्या है अपडेट वरुण? देखिए रुमाना, यहाँ पर बताना चाहूँगा ये सिर्फ 2 वारदातें कल की नहीं है। परसों भी आपने देखा था नांगलोई इलाके में और अलीपुर इलाके में भी इस तरीके से हवाई फायरिंग की गई थी और तब जो अंकेश लाकड़ तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर, उसके गुर्गों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पर्ची जो फेंकी गई थी उस पर अंकेश लाकड़ा का नाम था। तो तिहाड़ जेल से इस तरीके से उगाही के लिए जो गैंग है वो काम कर रहे हैं। विदेश में बैठा कपिल सांगवान, उसके जो गुर्गे हैं वो एक्सटॉर्शन के लिए इस तरीके से हवाई फायरिंग कर रहे हैं और धमका रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा था रानीबाग इलाके में भी एक व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। उस गैंग की उस वारदात की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली थी, जो कि लॉरेंस का विरोधी गैंग है। गुजरात जेल में बंद जो लॉरेंस है वो वहां से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो उसके गैंगस्टर्स लगातार इस तरीके से एक्सटॉर्शन कॉल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे राजधानी दिल्ली में पिछले 1 महीने के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा, 1 महीना भी नहीं कहूंगा, 1 हफ्ते के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल हुई है। महीने भर के अंदर दर्जन वारदातें हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसके हालात बहुत खराब है। पुलिस ने हर मामले में कामयाबी जरूर हासिल करी है, वो शूटर्स जो होते हैं उनको गिरफ्तार करती है, लेकिन आप देखिए कितनी आसानी से जेल के अंदर और विदेश से बैठकर जो ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं अपना पूरा ऑपरेट कर रहे हैं सिंडिकेट और इस तरीके से करोड़ों रुपए एक्सटॉर्ट कर रहे हैं व्यापारियों से। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए वरुण जैन। मैं आगे बढ़ रही हूँ अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी नेता अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है।
इस बयान को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी क्लेश शुरू हो गया है। इसमें हिंदू और मुस्लिम वाले नैरेटिव की एंट्री हो चुकी है। दरअसल हुआ ये कि मिथुन चक्रवर्ती ने 27 अक्टूबर को सॉल्टेक इलाके में एक बयान दिया। आरोप है बयान में उन्होंने कई भड़काने और उकसाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इसी को लेकर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है और इसके साथ ही मामले पर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच जुबानी फाइट शुरू हो गई है। मिथुन दा वो तो प्रतिक्रिया दिया है, क्रिया तो दूसरे लोग दिए थे। ममता बनर्जी जब हुमायूं कबीर जब बोले थे कि हिंदुओं को काट के भागीरथी में खत्म कर देंगे, तब आपको उनको अरेस्ट तो नहीं किए थे, तब उनके ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं हुआ। एक्चुअली बंगाल के लोगों को मालूम है कि आप किस तरह का अपीसमेंट पॉलिटिक्स, तोषण का जो राजनीति कैसे आप कर रहे हैं। आपके लिए हुमायूं कबीर को शास्ति देना, पनिशमेंट देना बहुत डिफिकल्ट बात है और हमारे हिंदू चक्रवर्ती ब्राह्मण को एफआईआर भेजना, एफआईआर करना आपके लिए बहुत आसान बात है। चक्रवर्ती वो एक सीनियर एक्टर है, तो इरेस्पॉन्सिबल कमेंट्स उनको तो नहीं करना चाहिए। देखिए वो अभी पार्टी शिफ्ट किए हुए हैं, पहले वो नक्सलपंथी थे, भाग गए कोलकाता छोड़कर। फिर सीपीएम जमाने में वो ज्योति बासु को अंकल बोलते थे, सुभाष था। फिर वो ममता दीदी को बहन बोलते थे, ममता दीदी उनको राज्यसभा भेज दिया। फिर बहुत सारे एलिगेशन एक्सेट्रा डिबेट्स सब आया, तो वो भाजपा ज्वाइन कर गए। तो अभी वो इस टाइप का बात बोल रहा है ये तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए तो शायद ये तो लीगल थोड़ा स्टेप्स भी होना चाहिए और जो भी ऐसे टाइप का स्टेटमेंट देंगे हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी ये सियासी संग्राम, और एक बार फिर आपको सुना देते हैं मिथुन चक्रवर्ती का वो बयान जो बंगाल में इस सियासी टकराव की वजह बन रहा है। सुनिए। भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। तो ये वो मिथुन चक्रवर्ती का बयान जो उन्होंने 28 अक्टूबर को दिया, और इसी बयान को लेकर सियासी आरपार टीएमसी वर्सेस बीजेपी में अब छिड़ गया है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में भी सियासी पारा हाई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव 13 नवंबर को, जहां 6 सीटों के लिए वोटिंग होनी है विधानसभा की, और इसी को लेकर माना जा रहा है कि ये सियासत गरमाई हुई है। जहां मामला हुमायूं कबीर का बयान और उसके क्रिया की प्रतिक्रिया जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, उसके जवाब में मिथुन चक्रवर्ती का यह बयान, जिसको लेकर अब बीजेपी वर्सेस टीएमसी ये आर पार छिड़ी हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनुग्या लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनुग्या, ये उपचुनाव को देखते हुए ही बंगाल में बयानों पर सियासी पारा हाई। बिल्कुल रोमाना, और उपचुनाव से ज्यादा क्योंकि पिछले चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने जिस तरह के बयान दिए थे, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर अब एफआईआर होना और इस मामले को तूल देना, दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि उन्हें लगभग कमोवेश कहीं न कहीं इस पर उनको फायदा होगा। चुनावी राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति है। जहां एक और मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हम अपने बयानों में कि जो भी है हम संख्यागत ज्यादा है, इसलिए हम इस तरह के बयानबाजी पर टिक सकते हैं, लेकिन एफआईआर में ये बात साफ हो जाती है। और जो बीजेपी भी बार बार कह रही है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के किसी विधायक ने ऐसी बात कही तो तब उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, और अब एक बीजेपी के नेता के खिलाफ इस तरह के एक्शन क्यों। बहुत शुक्रिया आपका मनुग्या लोईवाल इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत से ये खबर जुड़ी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार ने अब विज्ञापन दे दिया है। निर्देश के 24 घंटे के भीतर मराठी अखबार में विज्ञापन अजीत पवार गुट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर विज्ञापन देने का निर्देश दिया था, और इसी के बाद ये विज्ञापन जो
आज मराठी अखबारों में देखने के लिए मिल रहा है। विज्ञापन के बाद शपथ पत्र जमा करने का भी निर्देश है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद है। नम्रता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश यही कि घड़ी अभी हमारा चुनाव चिन्ह जरूर है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी को लेकर विज्ञापन देने की बात कही गई थी और वही ये विज्ञापन जो आज मराठी अखबारों में छपवाए गए हैं अजीत गुट की तरफ से। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आपको 36 घंटे के अंदर ये विज्ञापन छपवाना है और उसकी कॉपी भी कोर्ट में जमा करवानी है कि जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है उसको लेकर मामला चल रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ चुनाव के लिए उसकी अनुमति दी गई है। तो वो विज्ञापन जो है 24 घंटे के अंदर ही अजित पवार गुट की तरफ से मराठी अखबारों में छपवाया गया है। महाराष्ट्र भर के अखबारों में ये जो विज्ञापन है वो छपाया गया है और ऐसे में अपनी तरफ से कानूनी दावपेच में नहीं फंसना चाहते अजित पवार, इसलिए क्लियर होकर चुनाव से पहले उन्होंने 36 घंटे का वक्त था, 24 घंटे में विज्ञापन छपवा दिया और एक जो कॉपी है वो भी कोर्ट में उनकी तरफ से सबमिट करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अजित पवार का ऑफिस है मुंबई में, उसके बाहर जो बोर्ड लगा है उसके नीचे भी इस बात का जिक्र कर दिया गया है। मामला कोर्ट में है और जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है वो उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। बिल्कुल, तो राजनीतिक लड़ाई में उलझे हुए हैं, कम से कम कानूनी लड़ाई में किसी तरीके की कोई उलझन पैदा ना हो, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश उसका पूरा पालन कर रहे हैं अजित पवार। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देशद्रोह के दोषी यासीन मलिक की पत्नी मिसाल हुसैन ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। मिसाल ने राहुल से अपील की है कि वो यासीन मलिक का मामला संसद में उठाएं। मिसाल ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें 2022 में एक निचली अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके बाद से यासीन मलिक जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, ये यासीन मलिक की पत्नी की चिट्ठी राहुल गांधी के नाम तो सामने आ गई है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया मिल पा रही है क्या? रोमाना, देखिए 1 नवंबर से यासीन मलिक जेल में जो है भूख हड़ताल पे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने के आरोप में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद से ही मिसाल मलिक ने ऐसा चिट्ठियों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें कई विदेशी राजदूतों को चिट्ठियां लिखने के बाद अब भारत में विपक्ष के नेताओं को चिट्ठियां लिखकर यासीन मलिक के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की बात कही गई है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस बाबत कोई भी जो है आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मिशेल ने ये चिट्ठी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी जगजाहिर की है और कहा है कि उन्होंने भारत में विपक्ष के नेताओं से मदद मांगी है कि पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाकर यासीन मलिक को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। कांग्रेस के नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियली औपचारिक तौर पर उनके पास ना तो कोई चिट्ठी आई है और जो कुछ भी खबर आ रही है वो सोशल मीडिया के जरिए ही आ रही है उनके पास, और अगर औपचारिक तौर पर चिट्ठी आती है, चिट्ठी मिलने के बाद उसके कंटेंट्स पे देख के हम आगे की बात करेंगे। लेकिन जो दबे लफ्जों में उनकी तरफ से ये था कि यासीन मलिक एक कन्विक्टेड मुलजिम है, देशद्रोह का आरोप लगा है, 2 लाइफ सेंटेंसेस 2 मामलों में और 5 मामलों में 10-10 साल की सजाएं हुई हैं। अभी भी एयरफोर्स किलिंग मामले में उनका केस चल रहा है। तो इसीलिए जो कांग्रेस की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं उसमें ये बात कही गई है कि चिट्ठी मिलना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा कुछ कांग्रेस नहीं करेगी, ऐसे संकेत दिए। लेकिन आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का यही बयान सामने आ रहा है कि हमारे पास ना तो अभी कोई चिट्ठी आई है, ना ही हमसे किसी ने संपर्क किया है, जो कुछ भी खबर आ रही है सोशल मीडिया के जरिए ही आ रही है। लेकिन 1 नवंबर से यासीन मलिक तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पे है, इस बात को आधार बनाते हुए हुर्रियत अध्यक्ष मीरवैज उमर फारूक ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने आग्रह किया था सरकार से कि यासीन को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए, और क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं, किडनी उनकी खराब है, अगर वो भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रखते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन एक मुख्यधारा की पार्टी के साथ संपर्क करके भारत के जो पार्लियामेंट में है इस मुद्दे को उठाने की मांग मिशेल की तरफ से की गई है, जिस पर अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर कांग्रेस खामोश है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मैं अगली खबर का रुख करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर उनकी जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए फिर से मिलकर काम करने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में कहा, पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है। प्रधानमंत्री मोदी शानदार इंसान है।
भारत शानदार देश है, मैं मोदी और भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर बधाई दी डोनाल्ड ट्रंप को, और इसको लेकर देखिए किस गर्मजोशी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बधाई को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक तरीके से कसीदे पढ़ते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप यहां पर सुनाई पड़े। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, यही वो केमिस्ट्री जिसको लेकर माना जा रहा था कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप अगर वापसी करेंगे तो फिर भारत के हित में होगा। देखिए, अगर अमेरिका में हाउडी मोदी से लेकर आप देखिए बड़ौदा में जो कार्यक्रम हुआ, गुजरात में जो कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद पिछले कुछ दिनों में लगातार ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री रही है वो अपने आप में आज दर्शाती है। कल जब बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, तो उस समय भी इस गर्मजोशी की जो बातें सामने आई वो सब जाहिर है कि ट्रंप जब कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सच्चे दोस्त हैं और भारत उनका सच्चा साथी है, तो अपने आप में ये दर्शाता है कि ये 140 करोड़ लोगों की ताकत है, ये भारत के तमाम उस लोकतंत्र की ताकत है जिसके दम पर हम दुनिया के तमाम देशों के सामने सर उठाकर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं उस ताकत को, और यही कारण है कि आज भारत पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर की भूमिका में नजर आ रहा है। तो कल ट्रंप ने दरअसल उसी भूमिका पर ये बात कही कि हमारे नरेंद्र मोदी अच्छे सच्चे दोस्त हैं और भारत हमारा सच्चा साथी है। तो ये दो बड़े ताकतवर देशों की केमिस्ट्री को दर्शाता है, और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार के तमाम लोगों से हमारी कल भी बात हुई, तो ऑफ द रिकॉर्ड भी सब लोग यही मान रहे हैं कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं और अच्छे होंगे और गहरे साबित होंगे। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी का राहुल गांधी पर जोरदार निशाना। राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से कहा गया है। राहुल कोरा कागज लेकर घूम रहे हैं। बीजेपी ने राहुल पर जोरदार हमला किया। राहुल की पूरी किताब कोरे कागज से भरी हुई है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। संविधान सिर्फ बहाना है, लाल पुस्तक को बढ़ाना है। दरअसल आप जानते हैं राहुल गांधी किस तरीके से हाथ में वो छोटी लाल किताब जिसका संविधान के तौर पर वो जिक्र करते हैं, उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है, ये कहते हुए कि वो कोई संविधान की किताब नहीं है, उसके पन्ने कोरे हैं, कोरे कागज से भरी किताब लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं। ये बीजेपी ने राहुल पर हमला बोला है। श्रीमान राहुल गांधी जिस संविधान की प्रति लहराते थे उसमें संविधान के कोई शब्द लिखे होने की बजाय सिर्फ कोरे कागज होना आज यह साबित कर गया कि श्रीमान राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराने का पाखंड करते थे, और आज उनका पाखंड बेपर्दा हो गया। जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी की करियर के सफलता का कार्ड कोरा है, उसी तरह से संविधान की प्रति कोरी है, और सिर्फ कोरी झूठ बोलते हैं, और उनके कोरी बकवास के अलावा संविधान के प्रति उनका किसी प्रकार का समर्पण नहीं है। आज यह सिद्ध हो गया। और आइए आपको सीधे पटना लेकर चलेंगे। आज पटना में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। थोड़ी देर बाद पटना जो गुलबी घाट है वहां पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और किस तरीके से विदाई शारदा सिन्हा को दी जा रही है। बेहद भावुक ये पल हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी शारदा सिन्हा। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको कई नेता भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता रामकृपाल आगे आगे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और देखिए किस तरीके से अंतिम यात्रा पर शारदा सिन्हा। छठी मैया की जय, यही जयकारे शारदा सिन्हा जब अंतिम सफर पर है उस समय सुनाई पड़ रहे हैं। मैथिली भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए शारदा सिन्हा ने, लेकिन जो खास पहचान शारदा सिन्हा को मिली वो लोक गायिका और खासतौर से छठी मैया के लिए जिस तरीके की भक्ति उनकी गीतों के जरिए सुनाई पड़ती थी, उसी ने शारदा सिन्हा को एक अलग पहचान दिलाई।
अंतिम सफर पर शारदा सिन्हा, अंतिम यात्रा शारदा सिन्हा की, और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने है। थोड़ी देर बाद गुलबी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले तमाम बड़ी हस्तियां जो शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और अब आपने देखा अंतिम सफर पर शारदा सिन्हा, कुछ देर में पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। तो सीधे पटना लेकर चलेंगे, जहां लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा। पटना की तस्वीरें आपके सामने हैं, अंतिम यात्रा पर, अंतिम सफर पर लोक गायिका शारदा सिन्हा, और कुछ ही देर में पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। निधि, छठी मैया की भक्ति करते करते देश ही नहीं पूरी दुनिया में शारदा सिन्हा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और देखिए नियति ऐसी कि छठ पर्व पर ही छठी मैया के श्री चरणों में शारदा सिन्हा को अब जगह मिलने वाली है। क्या जानकारी मिल रही है, कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा और कौन कौन पहुंच रहा है अंतिम दर्शन के लिए? कुल रोमाना मैं बता दूं कि मैं जहां मौजूद हूं, ये सामने आपको सफ़ेद रंग का घर दिख रहा है, ये शारदा सिन्हा का घर है। और यहां से तकरीबन 9:15 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके बेटे और दीघा से जो विधायक हैं यहाँ, वो सब लेकर यहाँ से गए हैं उनके पार्थिव शरीर को। और गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और थोड़ी ही देर में, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी गुलबी घाट की नहीं है, हालांकि एक तरीके से कहा जाए तो एक यात्रा के तौर पर उनका जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर जाया गया है। तो जाहिर है बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। लेकिन एक बात मैं बता रही थी कि किस तरीके से आज तीसरा दिन है छठ का, और जब अपने घर से निकली है शारदा सिन्हा अंतिम सफ़र के लिए, तो चारों तरफ सिर्फ उन्हीं के गाए हुए गीत सुनाई दे रहे हैं। और उन्होंने एक गीत गाया था कि उठा हो सूरज देव भइले बिहान। तो आज जब सूरज उगा है, तो आज शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है। और तमाम लोग जिन्होंने इस छत से, ये जो आपको सामने छत नज़र आ रहा है, इसी छत पर उनको रियाज़ करते हुए देखा, उनके घर के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके मोहल्ले, उनके पड़ोसी, वो सब उनको अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हैं। और शारदा सिन्हा एक अलग तरीके की उनका व्यक्तित्व रहा है, और शुरू से गायन को लेकर के, क्योंकि आखिरी जो वीडियो उनका आया था रोमाना, हमने देखा कि किस तरीके से वो अस्पताल में है, नाक में उनके पाइप लगा, वो वेंटिलेटर पर है, उसके बावजूद वो उठ करके रियाज करती हैं। तो ये जो उनकी ललक रही है कि अभ्यास ना छूटे आखिरी दौर तक, आखिरी सांसें चल रही हैं, तो वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि जज्बा कितना ज़्यादा शारदा सिन्हा के अंदर था। जी, इसीलिए तो बिहार की स्वर कोकिला, ये एक पहचान जो लोक गायिका शारदा सिन्हा ने बनाई, और आज नम आंखों से सब अंतिम विदाई शारदा सिन्हा को दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।